दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है और वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, मल्टीपर्पसेज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझते हुए चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज के साथ डिटेल में समझेंगे। हमारे प्लेनेट अर्थ के 3/4 हिस्से पर पानी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में मिलती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ पर मौजूद फ्रेश वाटर बहुत कम मात्रा में मौजूद है। आपको पता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में हमें वाटर स्कार्सिटी के बारे में समझना है। जब भी हम वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी के बारे में सोचते हैं तो हम राजस्थान के डेजर्ट जैसी किसी ऐसे जगह को विजुअलाइज करते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है और सूखे की स्थिति बनी रहती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लो रेनफॉल होगा तो वाटर रिसोर्सेज की कमी होगी और वाटर स्कार्सिटी होगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में वाटर स्कार्सिटी की असल वजह ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज और अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर है। मतलब पानी की बर्बादी करने से, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने से और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पानी के अनइक्वल बंटवारे की वजह से वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर किसी इलाके में पर्याप्त मात्रा में बारिश हो रही है तो उस इलाके में वाटर स्कार्सिटी होने की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे ही वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी और इस बढ़ती डिमांड में कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पानी होगा, वही दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वाटर की बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए वाटर की स्कार्सिटी ही है। इसके अलावा बढ़ती पॉपुलेशन के साथ फूड की डिमांड भी बढ़ती है और एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए वाटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली ड्राई सीजन एग्रीकल्चर में तो पानी की काफी बर्बादी होती है। पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए ऐसे फार्मिंग टेक्निक्स की जरूरत है जिससे ड्राई सीजन में भी प्रॉपर फार्मिंग की जा सके और एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करके सूखे में क्रॉप प्रोडक्शन को डेवलप करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों में पर्सनल वेल या ट्यूबवेल लगवा रखे हैं ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। लेकिन जरा सोच कर देखो कि इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे गिर सकता है। इससे लोगों की वाटर और फूड की उपलब्धता पर सीधा असर होगा। आजादी के बाद हमारे देश में नई नई इंडस्ट्रीज खुलने लगी और शहरों का विकास हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के इस पूरे प्रोसेस में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इंडिया में लगभग 22% इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पैदा की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर या इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड बढ़ेगी तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ेगा। ज्यादातर डेवलप्ड या शहरी इलाकों के घरों में समरसेबल लगाए जाते हैं ताकि ग्राउंड वाटर को पंप करके वाटर को एक्सेस किया जा सके। और इसी से पता चलता है कि शहरी इलाकों में पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां वाटर तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन उस वाटर की क्वालिटी काफी खराब है, क्योंकि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से ये वाटर पॉल्यूटेड होते हैं और ऐसे वाटर ह्यूमन यूज के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जल जीवन मिशन को अनाउंस किया गया। इस मिशन का गोल है कि हर एक फैमिली के हर एक मेंबर को हर दिन 55 लीटर वाटर अवेलेबल कराया जा सके, और वो भी रेगुलर बेसिस पर। वाटर से जुड़ी इन सभी चीजों को समझने के बाद आपके भी मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर वाटर वेस्टेज की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड होता रहेगा और इकोलॉजिकल क्राइसिस की स्थिति बनी रहेगी। और बिल्कुल चैप्टर के दूसरे यूनिट में इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यानी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है। आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आज से हजारों साल पहले एंशिएंट टाइम्स में हमारे पूर्वज पत्थर और मलबे का बांध, रिजर्वायर और लेक बनाया करते थे ताकि वाटर को मैनेज और कंजर्व किया जा सके। और बिल्कुल उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए करेंट टाइम में भी ज्यादातर रिवर बेसिन्स पर डैम्स बनाए गए हैं
लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये डैम्स क्या होते हैं और इन डैम्स की मदद से कैसे पानी को कंजर्व या मैनेज किया जा सकता है। तो देखो, डैम बेसिकली एक बैरियर है जिसकी मदद से पानी को रोका जा सकता है, उसके फ्लो को कम किया जा सकता है या फिर वाटर के फ्लो को अलग डायरेक्शन दिया जा सकता है। ज्यादातर डैम्स में एक ढलान वाला हिस्सा होता है जिसके थ्रू वाटर रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। हाइट, पर्पस और स्ट्रक्चर के आधार पर डैम्स को कई टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। डैम्स बनाने से फायदा यह होता है कि वाटर एक जगह कलेक्ट हो जाता है और इस कलेक्ट किए गए वाटर को एंशिएंट टाइम में तो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन करेंट टाइम में इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में वाटर सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही फिश ब्रीडिंग और इनलैंड नेविगेशन भी किया जाता है। और चूंकि डैम्स की वजह से कई पर्पसेज को पूरा किया जाता है, इसलिए इन डैम्स को मल्टी पर्पसेज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सतलज ब्यास रिवर बेसिन पर बने भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की वजह से इरिगेशन और पावर प्रोडक्शन दोनों पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह महानदी बेसिन के हीराकुंड प्रोजेक्ट के थ्रू वाटर को कंजर्व करने के साथ साथ फ्लड कंट्रोल भी किया जाता है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा करते थे। डैम्स के खुद में कई सारे फायदे तो हैं ही, लेकिन इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और डैम्स की वजह से कई इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम आंदोलन। इन मूवमेंट्स की वजह यह थी कि इन मल्टीपर्पसेज प्रोजेक्ट की वजह से लोकल लोगों को अपनी जमीन, अपनी लाइवलीहुड, रिसोर्सेज सब कुछ देश के लिए कुर्बान करना होता था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब लोकल लोगों को ही इन प्रोजेक्ट्स का फायदा नहीं हो रहा है, तो आखिर इन प्रोजेक्ट्स का फायदा किसे हो रहा है? शायद जमींदारों को, बड़े किसानों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये प्रोजेक्ट तो सभी लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखा पड़ने के दौरान शहर के लोगों को ज्यादा वाटर अवेलेबल करवाया गया और इससे गांव के किसान परेशान थे। ज्यादातर डैम्स फ्लड कंट्रोल के पर्पस से बनाए जाते हैं, लेकिन एक्सेसिव रेनफॉल के केस में ये डैम्स अपने पर्पस को फुलफिल करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। जैसे ईयर 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में हेवी रेनफॉल की वजह से फ्लड की प्रॉब्लम तो हुई ही, लेकिन डैम से पानी रिलीज होने की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े लेवल पर सॉइल इरोजन भी हुआ। यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि इन मल्टीपर्पसेज प्रोजेक्ट्स की वजह से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इंसानों और फसलों में वाटर से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं और पोल्यूशन फैलता है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के दोनों साइड को जानने के बाद इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताओ। अब ये चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझते हैं। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है बारिश के पानी को कलेक्ट करना या जमा करना। पहले के टाइम पर लोग डैम्स तो बनाते ही थे, लेकिन साथ ही साथ कई अलग अलग तरीके से रेन वाटर को स्टोर किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स का एक अल्टरनेटिव है। एंशिएंट इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता था। एंशिएंट टाइम के लोगों को सॉइल टाइप और रेनफॉल एरियाज की गहरी समझ थी और उन्हें पता था कि रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर और फ्लड वाटर को कैसे अपनी जरूरतों के अनुसार यूज करना है। हिल्स और माउंटेन्स जैसी ऊंचे जगहों पर लोगों के द्वारा डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं, जिसे गुल या कुल कहा जाता है। इन गुल्स की मदद से पानी का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके। वेस्टर्न इंडिया यानी राजस्थान के इलाके में ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। वेस्ट बंगाल के इलाके में फ्लड प्लेन्स मौजूद हैं जहां बाढ़ आते रहते हैं, तो इस इलाके में इरिगेशन के लिए इनंडेशन चैनल्स बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर तरीके से खेती की जा सके। एरिड और सेमी एरिड यानी सूखे इलाके में गड्ढा करके वाटर को स्टोर कर लिया जाता है ताकि इस वाटर को खेती में यूज किया जा सके। राजस्थान के खादीन और जोहर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। राजस्थान के सूखे इलाके स्पेशली बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर के लगभग हर घर में वाटर को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते थे। अब देखो कि ये अंडरग्राउंड टैंक वाटर को स्टोर करने के लिए कितना अच्छा सॉल्यूशन था। जब कभी भी बारिश होती थी, छत और टैंक के बीच लगे पाइप के थ्रू रूफ टॉप का पूरा पानी इस टैंक में आ जाता था
और स्टोर्ड रहता था, और लोग इसे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी यूज करते थे, क्योंकि रेन वाटर तो सबसे प्योर नेचुरल वाटर है। खैर, जैसे जैसे जमाना मॉडर्न हो रहा है ये तरीके भी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत से पुराने घरों में अभी भी ये सुविधा मौजूद है। कर्नाटक के मैसूर जिले के एक गांव गंडाथूर में तो लगभग 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, और इन 200 घरों द्वारा एक साल में लगभग 10 लाख लीटर पानी स्टोर किया जाता है। वीडियो के लास्ट में एक फन फैक्ट कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पूरे स्टेट के अंदर घर के छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनवाना कंपलसरी है, और ऐसा नहीं करने पर घर के ऑनर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कैसी लगी एकेडमिक फंडा की यह वीडियो? इस वीडियो से जुड़े अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताओ। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।